तबीयत सही है आज आपकी? ठीक है, क्लियर। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपका आज पहला क्लास है, ठीक, और फर्स्ट लेक्चर है आपका, समझ लीजिए। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो वो इसको एक तरीके से देखे कि वो रिवाइज हो रहा है ना। और आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो आपकी खुशकिस्मती है कि ऑफलाइन भी शुरू हो जा रहा है ना। तो आप उसको ऑफलाइन में पढ़ लो, ठीक है। गोल्डी, कोई दिक्कत तुम्हें? करें ऐसा कि नहीं करें? डन है, सारे लोग खुश? चलो ठीक है। तो अच्छा, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है? बस एक। क्यों? अच्छा, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ले लो आज, ठीक। तो नहीं है तब तक इसके पास बैठ जाओ, आ जाओ उठ के। ठीक, वो कहाँ है? अच्छा, तुम्हारी तबीयत सही हो गई? बेटा उंगली कट जाती है तो तुम क्लास छोड़ देते हो। रूममेट वाला बुखार ना चढ़े तुम्हारे ऊपर, वरना उसको भी आके कूटेंगे, तुम्हें भी कूटेंगे, समझे? हाँ, दोस्ती वोस्ती छोड़ दो। चलो देखो, ठीक है। आदित्य, प्रताप, प्रद्युम्न, प्रियांशु, कृष्णा, सारे लोग बेटा बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है सबको? क्लियर है? बताओ भाई, डन? रिस्पॉन्स करो भैया। प्रियांशु, कृष्णा, प्रियांशु तिवारी, वंदना, रिया, वंशिका, मंतसा, अनम, बोलो जल्दी से रिस्पॉन्स करो भाई। हाँ, 12th सी आदित्य प्रताप सिंह जी, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से रिस्पॉन्स करो भाई। ठीक है, यस, ठीक है। अनम का ठीक है, मंतसा ठीक, चलो डन। और सारे लोग करो रिस्पॉन्स जल्दी से। निशिता भी ठीक है, वंश ठीक है, वैष्णवी चौरसिया को भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैष्णवी, वंशिका, वंदना, मंतसा, कृष्णा, ठीक है, प्रियांशु, डन। चलो ठीक है, चलो डन। अनम तुम क्लास में नहीं, ऑफलाइन नहीं हो आज, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। चलो तो बेटा हम लोग का टॉपिक है आज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो टर्म है, एक है तुम्हारा ह्यूमन और दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें अब सबसे पहले तो ये समझो कि जो दो टर्म है, इन दो टर्म्स में इनका क्या मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक टर्म है आपका रिप्रोडक्शन। टर्म क्या है आपका? रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन का मतलब अगर हम बात करें इस रिप्रोडक्शन का, ठीक है, रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें वर्ड है री, क्या है? री। और दूसरा जो इसमें वर्ड है वो क्या है आपका? वो क्या है? प्रोडक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दो टर्म अलग अलग दिख गए कि नहीं दिख गए? एक इसमें क्या लिखा है? री। री मीन्स क्या होता है? अगेन, पुनः। हिंदी में जैसे पुनः कहते हैं ना, री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब बनाना, फिर से अपने जैसा ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। या हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे हम लोग जनन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन पेरेंट के नंबर के बेसिस पर, किसके बेसिस पे? पेरेंट के नंबर के बेसिस पर। मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, हम सारे लोग जब बने थे तो बताओ केवल पापा ने बनाया था, क्या केवल मम्मी ने या मम्मी पापा ने मिलकर हमें बनाया? मिलकर बनाया ना। मतलब अगर पापा से केवल कह देते कि भाई चलो हमको बना दो, तो क्या पापा अकेले हमको बना पाते? नहीं ना। मतलब पापा अकेले अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, और ना मम्मी ऐसे अकेले कर सकती थी, क्लियर है। तो हम लोगों को बनाने के लिए कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ी? दो, एक मम्मी और एक पापा, है ना। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो लोग एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है, डन। इसी को आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है
लैंगिक जनन। क्या पढ़ा है? लैंगिक जनन। क्लियर है? और अगर जैसे मैं ह्यूमन नहीं हूं, कोई एक ऑर्गेनिज्म हूं सपोज करो, ठीक, और मैंने अपने आप अकेले ही अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, मतलब दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, एक सिंगल पेरेंट ने एक अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल। क्या कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो गया? बोलो बेटा। 2 प्रकार का, एक हो गया सेक्सुअल और दूसरा हो गया एसेक्सुअल। क्लियर है? यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। डन है? अच्छा बताओ, हम लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा ह्यूमन देखा है कि केवल कहीं देखा हो कि पापा ने जो है एक बच्चे को जन्म दे दिया? नहीं ना। या मम्मी थी केवल, उन्होंने केवल एक बच्चे को जन्म दे दिया? नहीं ना। अगर बेटा ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हमेशा कैसे करेगा? सेक्सुअली करेगा। कैसे करेगा? सेक्सुअली। क्लियर है? तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस? सेक्सुअली। तो आपकी इस बुक में सबसे पहली जो लाइन दिख रही होगी, देखो एनसीईआरटी में, वो लिखा है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली। मिला कि नहीं मिला? तो फर्स्ट लाइन जो आपको मिल रही है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, करो अंडरलाइन इसको। ठीक है? ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? सेक्सुअली। क्लियर है? डन। अब दूसरी चीज यहां पर एक और टर्म दे रहा है कि ह्यूमन विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? विविपेरस। क्लियर? ह्यूमन कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। पहला तो हो गया ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? अब दूसरा क्या हो गया? विविपेरस है। ध्यान से सुनेगा, ह्यूमंस कैसे हैं? विविपेरस। अब देखो बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चों को जन्म देते हैं, किसको जन्म देते हैं? बच्चों को, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? विविपेरस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, क्या देते हैं? अंडे, है ना, उन्हें हम लोग कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं? ओविपेरस। ठीक है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो ह्यूमन क्या है? विविपेरस है। बच्चे देते हैं कि अंडे देते हैं? बोलो भैया, अंडे तो नहीं देते। क्लियर? तो दूसरा टर्म तुम्हें क्या मिल जाता है? विविपेरस। क्या टर्म मिल जाता है बेटा? विविपेरस। तो विविपेरस का मतलब होता है जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करें। किसे रिप्रोड्यूस करें? यंग वंस को। कभी तुमने नहीं देखा होगा कि किसी मदर ने अंडे को दिया और उस अंडे से बच्चा निकला, नहीं होता ना, है ना। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। हाँ, बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में होता है। बर्ड्स क्या देते हैं? ये एग लेइंग करते हैं। तो बर्ड्स क्या कहलाएंगे? ओविपेरस। हम लोग क्या देते हैं? विविपेरस है। हम यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम कैसे हो गए? विविपेरस। तो अब पहली लाइन मिल जाती है आपकी, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट हो गया। डन है? आगे बढ़ सकते हैं सर? इजाजत बताइए, है कि नहीं है? क्लियर है? इसके बाद बेटा यहां पर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जैसे हम ये कहें कि नीट में जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए हमने बायोलॉजी के सिलेबस को डिवाइड किया है 38 चैप्टर्स में। 22 चैप्टर्स आपके 11th एनसीईआरटी में है और 16 चैप्टर्स आपके 12th एनसीईआरटी में है ना। अच्छा, जो इन 38 चैप्टर्स में लिखा है वो एक चैप्टर में भी लिख सकते थे एक साथ, लेकिन वो हौच पौच हो जाता। नहीं, ऐसे क्या है, सब कुछ अलग अलग कर दिया। तो बताओ, इस अलग अलग तरीके से पढ़ने में सरल पड़ता है कि ये पूरा डाटा एक साथ लिख देते तो अच्छा रहता? अलग अलग सही है। तो बेटा इसीलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, इसको पढ़ने के लिए आपकी एनसीईआरटी ने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 6 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर है? उसमें जो पहला इसका पार्ट है वो है आपका गैमेटोजेनेसिस, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? हमें क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरा इवेंट है वो हमको क्या पढ़ना है? इंसेमिनेशन। क्या पढ़ना है? इंसेमिनेशन। देन इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। चलो पहला बताओ क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या पढ़ना है? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। चौथा पढ़ना है इम्प्लांटेशन। चौथा क्या पढ़ना है? इम्प्लांटेशन। पांचवा क्या पढ़ना है? गैस्टेशन। क्या पढ़ना है बेटा? गैस्टेशन। और छठा क्या पढ़ना है? पार्चुरेशन।
तो बताओ कितने इवेंट्स में डिवाइड किया गया इसको? 6 इवेंट। चलो पहला बताओ, गैमेटोजेनेसिस। पहला बोलो, पहला बोलो गैमेटोजेनेसिस। दूसरा बताओ इंसेमिनेशन। दूसरा क्या है? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या है? इम्प्लांटेशन। पांचवा क्या है? गैस्टेशन। छठा क्या है? पार्चुरेशन। क्लियर है? चलो पहला बताओ क्या है? गैमेटोजेनेसिस। सारे लोग ऑनलाइन वाले ये 6 इवेंट जो है इनको राइट डाउन करके भेजो, जल्दी से राइट डाउन करो सारे इवेंट, सारे इवेंट राइट डाउन करो भाई सारे लोग। प्रियांशु, वंदना, वंशिका, अनम, मंतसा, सारे लोग जल्दी से राइट डाउन करो। चलो आप लोग बोलो, पहला कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। पहला क्या है? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या है? इम्प्लांटेशन। पांचवा क्या है? गैस्टेशन। छठा बोलो पार्चुरेशन। चलो फर्स्ट बोलो गैमेटोजेनेसिस, बोलो मेरे साथ गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। चौथा बताओ इम्प्लांटेशन। पांचवा क्या है? गैस्टेशन। और छठा क्या है? पार्चुरेशन। चलो पहला बताओ गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या है? इम्प्लांटेशन। पांचवा क्या है? गैस्टेशन। और छठा क्या है? पार्चुरेशन। क्लियर है? डन है? तो इस चैप्टर में हमें इन 6 इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। पहली चीज हमने क्या बताई आपको? ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बताओ भैया। ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली। ओवी पैरस है कि विवी पैरस है? कि ओवी पैरस है? पक्का है ना? अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है बेटा? सेक्सुअली। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है बेटा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो बेटा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक मम्मी होती है और एक पापा होते हैं, एक माँ होती है और एक क्या होता है? पिता होता है। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? यानी कि एक फीमेल होगी, एक क्या होगी? फीमेल, और एक क्या होगा बेटा? मेल होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, अब ये मेल और फीमेल मिलकर कैसे बेबी बनाते हैं बेटा? ये जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में बेटा क्या होता है? फीमेल की बॉडी में बनता है ओवम। क्या बनता है बेटा? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। हिंदी में लोगों ने पढ़ा होगा, इसे अंडाणु कहते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले आप लोग होंगे तो। ओवम कहाँ बन रहा है? फीमेल में। क्लियर है ना? ओवम जो है बेटा ये फीमेल में कहाँ बनता है? ओवरी में, अंडाशय जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो फीमेल की ओवरी में क्या बनता है बेटा? ओवम बनता है। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फीमेल की ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। क्लियर? डन। और बेटा जो मेल है, मेल में बेटा क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। इसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु, है ना? तो बेटा मेल में बनता है स्पर्म, फीमेल में बनता है ओवम। मेल में स्पर्म कहां बनता है बताओ बेटा? टेस्टीज में। कहां बनता है? टेस्टीज में। क्लियर है? तो मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना। अच्छा ये सॉरी, फीमेल में ओवम का, हाँ ओवरी में बनना। अच्छा ये स्पर्म और ओवम को बोलते हैं गैमीट। क्या बोलते हैं? गैमीट। क्या बोलते हैं? और टेस्टीज और ओवरीज को मिलाकर बोलते हैं गोनेट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ गैमीट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। फीमेल में जो ओवम बनता है इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। और मेल में जो स्पर्म बनता है इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। बोलो नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो बेटा 2 तरीके के गैमीट बन रहे हैं और इन गैमीट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्लियर है? डन है? तो बेटा गैमिटोजेनेसिस कितने प्रकार की? गैमीट कितने प्रकार का? गोनेड कितने प्रकार का? पेरेंट कितने प्रकार का? किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? अब मेरी बात सुनना बेटा, तो मेल में ध्यान सुनेगा, मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना, इसे बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस।
तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं इजाजत है? अच्छा, अब सुनना मेरी बात बेटा। जो फीमेल गैमीट है, ध्यान से सुनेगा, जो फीमेल गैमीट होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये आपका होता है, ध्यान से सुनेगा, ये आपका क्या है? ये है आपका गर्भाशय। ये क्या है बेटा? गर्भाशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस, ठीक है। और ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। इन्हें हम लोग ओविडक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट्स। अब इनके बारे में भी बात करेंगे बेटा। ये आपका सर्विक्स है और ये है वेजाइना, और ये है बेटा आपके ओवम। ये क्या है? सॉरी, ओवरीज। ये क्या है? ओवरीज। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? बोलो भाई, जितने लोग हैं ऑनलाइन सारे लोग बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। आप लोगों को कोई दिक्कत है यहां तक? डन। अब देखो बेटा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, देखो इधर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे हम लोग कह रहे हैं ओवरी। क्या कह रहे हैं? ओवरी। तो बेटा ओवरी के अंदर यहां पर बनते हैं ओवम। क्या बनते हैं बेटा? ओवम। ठीक है, यहां क्या बनते हैं? ओवम। ओवम ओवरी से निकलेगा, ठीक है। ओवम कहां से निकलेगा? ओवरी से। ओवरी से पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और फैलोपियन ट्यूब में ओवम 24 आवर वेट करेगा। कितने घंटे वेट करेगा? 24 आवर, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म आ जाता है तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा बनेगा। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर स्पर्म नहीं आता है तो ओवम क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ओवम स्पर्म का कितने घंटे वेट करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में? 24 घंटे, 24 आवर्स। इसका मतलब है ओवम अपने घर में रहता है। कौन किससे मिलने आता है? स्पर्म मिलने आता है ओवम से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब जो पापा में स्पर्म बने थे, क्या बने थे बेटा? स्पर्म। ये कैसे हैं? मोटाइल हैं। कैसे हैं? मोटाइल। मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट कैसा है? नॉन मोटाइल। नॉर्मली 90% केसेस में, मोर देन 90% केसेस में हमेशा आपने देखा होगा कि प्रपोज करने मेल जाता है, फीमेल नहीं। आपने फिल्मों में देखा होगा ना? नहीं देखा है ना? बताओ, आपका हीरो प्रपोज करता है कि आपका जो एक्ट्रेस है वो प्रपोज करती है? हीरो ना। अच्छा, कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है, वो अलग बात है। नॉर्मली आपका प्रपोज कौन कर रहा है? बस अपनी तरफ से सबसे पहले कौन बोल रहा है? मेल, है ना? तो यहां ये नेचर में भी यही चीज है बेटा, मेल गैमीट जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो पहले तो गैमीट बनेंगे, गैमीट क्या हो गए? बन गए, गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो मेल गैमीट है घूमता हुआ कहां पहुंचेगा? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कौन पहुंच गया बेटा? आपका ये स्पर्म पहुंच गया। और बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का पहुंचना ये होता है सेकंड इवेंट। ये भी हमको पढ़ना है, इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। पहला इवेंट क्या था? गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट क्या था? गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट बोलो बेटा, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा इवेंट क्या है? इंसेमिनेशन। दूसरा इवेंट क्या है? इंसेमिनेशन। क्लियर है? डन है? देखो गैमेटोजेनेसिस क्या था? गैमेटोजेनेसिस था मेल और फीमेल गैमीट का बनना। देखो क्या कह रहा है? ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल। क्लियर? दूसरा इवेंट क्या बताया? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्लियर है? डन है सर? अब सुनिएगा सर, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। इसके बाद क्या होता है बेटा? ये स्पर्म जो है वो यूट्रस में पहुंचता है, यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और यहां पे आकर स्पर्म और ओवम आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। हिंदी में इसे बोलते हैं इंग्लिश में इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज द थर्ड इवेंट जो हमें यहां पर पढ़ना है। मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना, अंश भैया इसको क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? और जब मेल पापा का स्पर्म और मम्मी का ओवम जब आपस में मिलता है, जब आपस में मिलता है
तो इसके मिलने की वजह से यहां पर ध्यान से सुनेगा, यहां पर क्या बनता है, यहां पर बेटा बन जाता है आपका, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है? तो बताओ फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? बताओ, मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना, इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज। बेटा जाइगोट बनने के कुछ दिनों के अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर यहां पर बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। ये जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा है, ये बनता है फर्टिलाइजेशन होने के चौथे दिन बाद। जैसे अगर फर्टिलाइजेशन 1 जनवरी को हुआ है तो 4 जनवरी को क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाएगा? अब ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, यही चीज तो हमें यहां पर पढ़नी है। हम केवल ये बता रहे हैं फर्टिलाइजेशन भी कैसे होता है, ये भी हम बताएंगे आपको। आपको यहां पर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। तो फर्स्ट थिंग ये फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बेटा ध्यान से सुनेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये बेटा यूट्रस है आपका। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहां पर होता है बेटा? एम्पुला पे होता है। कहां होता है? एम्पुला पे। क्लियर है? एम्पुला रीजन पे। और फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ? ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच हो गया? ये जो यूट्रस की वॉल है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल से कौन जुड़ गया? ब्लास्टोसिस्ट। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये बताओ बच्चे का पार्ट है कि मां का पार्ट है? बोलो भैया, ये बताओ मां का पार्ट है कि बच्चे का पार्ट है? एंडोमेट्रियम ये मां है, ये क्या है? मां है। ठीक। और ये कौन है? बेबी है। तो इस बेबी का मदर की बॉडी से जुड़ना, इसे क्या कहोगे? इम्प्लांटेशन। एंड दैट इज द 4th इवेंट। ये कौन सा इवेंट है? 4th इवेंट। तो बेबी मदर से जुड़ेगा। बेबी किस स्टेज में मदर से जुड़ेगा? अच्छा बाहर बज रहा है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। किस स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। बेबी मदर बॉडी से किस स्टेज में जुड़ेगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। किस स्टेज में जुड़ेगा? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में बेबी किससे जुड़ जाएगा? मदर बॉडी की से जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? इम्प्लांटेशन। ध्यान से देखिए भैया क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। किसकी वजह से जाइगोट बनेगा? फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट। एंड दिस फॉलोड बाय, कौन? दिस किसके लिए कह रहा है? जाइगोट के लिए। दिस फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट। और फिर ये अटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल से। किसकी वॉल से? यूट्राइन वॉल से। और यूट्राइन वॉल का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। अभी तो बताया था। और इस इवेंट को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो ये हमें 4 इवेंट हो गए। इसके बाद बेटा जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन। ध्यान से देखिएगा, जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है मदर बॉडी में, ध्यान से देखिएगा, जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यहां पर बनता है प्लेसेंटा। क्या बनता है बेटा? प्लेसेंटा। क्या बनता है बेटा? हैं? प्लेसेंटा। क्या बनता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर कौन डेवलप करता है? बेबी। तो जो एक सिंगल सेल बना था ऑर्गेनिज्म, उससे मल्टी सेलुलर एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। और इस बेबी बनने में कितने मंथ लगते हैं? कितने मंथ लगते हैं? 9 मंथ लगते हैं। और इस पीरियड को हम जितने दिनों तक हम मां के गर्भ में रहते हैं और एक फुली डेवलप बेबी बनता है, उसको हम कहते हैं गर्भा अवधि। क्या कहते हैं? गर्भा अवधि। या हम बोलते हैं इसको गैस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? गैस्टेशन पीरियड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? गैस्टेशन पीरियड वो क्या है? जितने समय तक हम मां के गर्भ में रहे थे, वो पीरियड जितने दिनों तक हम मां के गर्भ में रहे थे, दैट पीरियड इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? अब सुनना मेरी बात। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका गैस्टेशन पीरियड।
क्लियर? गेस्टेशन पीरियड के बाद, अब ध्यान से सुनेगा बेटा, फुली डेवलप बेबी का, हम मम्मा के घर में थे, फुली डेवलप बेबी का मदर यूट्रस से बाहर आना, या कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या कह सकते हैं? डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे होती है ये भी हमको यहां पर पढ़ना है, और इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने केवल ये बताया है कि हमें ये 6 इवेंट्स के बारे में यहां पर पढ़ना है। तो इन 6 इवेंट्स में पहला इवेंट कौन सा? गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा गेस्टेशन और छठा पार्चुरेशन। चलो पहला बताओ, गैमेटोजेनेसिस। पहला कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा कौन सा? इंसेमिनेशन। तीसरा कौन सा? फर्टिलाइजेशन। चौथा कौन सा? इम्प्लांटेशन। पांचवा बताओ गेस्टेशन, और छठा कौन सा? पार्चुरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, मैं डिफिनीशन बोलूंगा, आप आंसर देना, सारे ऑनलाइन वाले भी देंगे। बताओ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। वेरी गुड। वंशिका, कृष्णा, प्रद्युम्न, वैष्णवी, मंतसा, अनम, सारे लोग जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ ठीक, चलो। तो देखो बेटा, आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमीट का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचना इंसेमिनेशन। वेरी गुड। मेल एंड फीमेल गैमीट का आपस में जुड़ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस किससे जुड़ेगा? यूट्राइन वॉल से। नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। इवेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। बेबी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कहलाता है? और बेबी की डिलीवरी को क्या कहते हैं? मैं फिर से बता रहा हूं, ये 6 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर है? अब ये 6 की 6 चीजें, तुम बताओ, क्या एक 5 साल का बेबी है, उसकी बॉडी में ये चीजें हो पाएंगी? बोलो भाई, एक 5 ईयर बेबी, मेल ले लो, एक फीमेल ले लो, और बोलो भाई रिप्रोड्यूस करो, वो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। गलत तो नहीं कह रहे? तो लेकिन हाँ, अगर आप एक एडल्ट मैन और एक एडल्ट वुमेन लो तो उनमें ये देखने को मिलता है। तो ये 6 इवेंट्स जो हैं, ये कब स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं बेटा प्यूबर्टी पे। कब स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी पे। कब स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी पे। देखो, जम के सोया करो, रात में, दिन में, जब टाइम मिला करे, जितना मन करे सो। नहीं समझे? तभी क्लास में आप ऐसे बैठ पाओगे कि आप मुझे सुन सकोगे। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, कोई कह रहा है ना कि हम रात भर पढ़ेंगे 12 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे, पेशेंट बन जाओगे। हाँ ठीक है ना? आप इंसान हो, है ना? इंसान हो या नहीं हो? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? सब लोग इंसान हैं? पक्का? और इंसान को, एक हेल्दी ह्यूमन को 6 to 8 घंटे की, 6 to 8 आवर की स्लीप चाहिए, कोई भी, है ना? कितनी चाहिए? 6 to 8 आवर, है ना? कुछ लोग कहते हैं जिन्हें सपने दिखते हैं उन्हें नींद नहीं आती, तो फिर वो पागल भी हो जाते हैं। ठीक है? आप 6 से 8 घंटे नहीं सोएंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं होगी बॉडी की, तो भैया फिर वो दिक्कतें करने लगेंगे। आप देखो, जब प्रॉपर सोओगे नहीं, हम नहीं कहते रात में तुम फुनियाते हो और चटियाते हो, हम कहते तुम पढ़ते हो, ठीक? लेकिन आप अगर 6 से 8 घंटे नहीं सोएंगे तो क्लासरूम में आप कॉन्शियस होकर मुझे नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा, अब हमें नहीं समझ आएगा, जब हमारी बायोलॉजी समझ नहीं आएगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री का घंटा समझ में आएगी? बोलो भैया, जब अगर बायोलॉजी की क्लास में अगर आप सो रहे होगे तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी समझ में आने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब चाचा ये है कि रात में सोया करो, ठीक है? तब भी नींद ना पूरी हो तो दिन में सो लिया करो, लेकिन क्लास में जगते रहा करो, ठीक है ना? नहीं समझे? क्लियर? चलो, अब मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ये मेरा पर्सनल सजेशन था, ठीक है? चलो, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। ध्यान से देखो भैया, बेटा हमने कहा ये 6 के जो 6 इवेंट्स हैं वो कब स्टार्ट होते हैं बेटा? प्यूबर्टी में। ठीक है? देखो, जैसे 11 बजे
या 12 बजे घड़ी में सो जाओ। 12 बजे के बाद मत जगो। तुम निशाचर नहीं हो, पिशाच हो क्या? नहीं ना, नॉकटर्नल नहीं हो ना। भगवान ने तुमको दिन का प्राणी बनाया कि रात का प्राणी? दिन का ना। तो रात में काहे को जगना? नहीं, अगर जगोगे तो क्या होगा फिर? आपको डिस्टर्ब होगा, आपका हाइपोथैलेमस अच्छे से वर्क नहीं करेगा, समझो ना। हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है। तो प्रॉपर नींद लो, ठीक है ना। तो हेल्दी रहोगे, फिजिकल, मेंटल और सोशली भी फिट रहोगे, है कि नहीं? हेल्दी भी रहोगे और रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी रहोगे। क्यों सलमान भाई, हम उठाक फेंक देंगे? मेरी 8 आंखें हैं, चश्मा -4 सिलेंड्रिकल 90 डिग्री। हाँ, तुमने चश्मा लगा, दिखता नहीं है, सब दिखता है, इधर भी इसमें दिखता है, समझे। फोनवा वनवा रख दो ना, तुमको भी मोड़ देंगे, उसको भी मोड़ देंगे। देख रहे हो, एक तरफ हम, एक तरफ शिवम सर, बीच में खड़ा कर देंगे। अबे कुछ नहीं, लिटा के तुम्हारे पर शिवम सर को लुढ़का देंगे और फिर हम भी लुढ़क जाएंगे, सोने पे सुहागा। ज़्यादा कुछ तो होगा, मारा थोड़ा तक गिर पड़े थे। केस भी नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? क्यों भाई, ज़्यादा वो अपने भाई को भी ले लेंगे, 3 लोग लुढ़क जाएंगे। नहीं भाई, समझ रहे हो ना? क्या कहेंगे, पढ़ाते पढ़ाते गिर पड़े थे, है ना। तुम्हारे पापा कहेंगे कैसे हाथ पैर टूट गए सर? गिर गए थे, हमारा क्या कसूर? केस भी नहीं कर पाओगे। हाँ, चटनी बन जाएगी, तभी कह रहे हैं दोबारा से नहीं। ठीक, चलो अब सुनो। तो आप क्या कह रहे थे? प्यूबर्टी पे। किसकी बात कर रहे थे? प्यूबर्टी की। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। हाँ चलो देखो, मेरी बात सुनो जल्दी से। ये सारे लोग ना ऑनलाइन वाले ना, जल्दी से देखो भाई, जल्दी से। अब देखो, कहीं जाना नहीं, सुनो। तो प्यूबर्टी क्या होती है बेटा? प्यूबर्टी होती है जिसे आप हिंदी में कहते हो टीनेज, या इंग्लिश में कहते हो यौवनावस्था का प्रारंभ होना। ठीक है, जो आपकी ये एज चल रही है, बेसिकली ये एज होती है आपकी लगभग 12 से 18 साल के बीच की। 12 से 18 साल के बीच की जो होती है प्यूबर्टी की एज कहलाती है ना। यानी कि जब आप में यौवनावस्था या रिप्रोडक्टिव पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का स्टार्टअप होता है ना। ऐसे समझो कि जब तुम्हारी बॉडी में मेल्स में दाढ़ी मूछ निकलने लगे, है ना, शोल्डर ब्रॉड होने लगे, एग्रेसिवनेस आने लगे, है ना, लड़ाई करने का मन करने लगे, मंदिर ना जाकर जिम जाने का मन करने लगे, है ना, पापा मम्मी की बात को छोड़कर दोस्तों की बातें अच्छी लगने लगे, है ना। बात समझ रहे हो ना? नहीं समझे तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब लगने लगे कुछ ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना कि आप टीन एज की तरफ पदार्पण कर चुके हैं। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितने ऑफलाइन में बैठे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन में, सारे के सारे जो हैं, मुझे लगता है ये सारे लोग 12 से 18 साल के बीच के होंगे, है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा ये प्यूबर्टी की इस एज में आपके अंदर ये सारे इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? डन है? आगे बढ़ सकता हूं? बेटा यहां पर एक चीज और बताई गई है कि जो गैमेटोजेनेसिस है, जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है और फीमेल में जो oogenesis होती है, उसमें एक डिफरेंस होता है। बोले क्या? बोले जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो बुढ़ऊ दादा में होगा। किसमें होगा? बुढ़ऊ दादा में, ठीक है ना। लेकिन बूढ़ी अम्मा में ओवम का फॉर्मेशन रुक जाएगा 50 साल पे। 50 साल पे फीमेल बेबी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो देगी, लेकिन मेल हैव टू कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ए स्पर्म। इधर देखो चाचा, ठीक है, क्लियर। ये यहां पर आपकी एनसीईआरटी बता रही है। देखिए क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी। कह रही है सर, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। हमने कुछ गलत कह दिया? ओल्ड मैन का मतलब बुढ़ऊ दादा ही होते हैं, है ना। और बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज, रुक जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल की उम्र पर तुम जाओ, मुंह धुलो, पानी पियो, फिर आओ, उठो, हाँ जाओ, जल्दी जाओ, मुंह धुल के आओ, जाओ। उसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ा ना, जाओ। सुनो मेरी बात। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम क्या होता है? 50 साल पे क्या हो जाता है? रुक जाता है। किसमें? फीमेल में। बट स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? ओल्ड एज में भी होता है। प्रियांशु, निशिता,
निशिता, अनम, मंतसा, वंशिका, वंदना, रिया, कृष्णा, सारे लोग बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, वरना मैं आगे बढ़ूं। ऑल डन? जल्दी से बताओ भैया। क्लियर? चलो, आप लोगों को कोई दिक्कत है यहां तक? ये जो यहां पर पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ, ये केवल इस चैप्टर की भूमिका बना रहा था, बता रहा था बेटा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब ये 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को अगर आपको पढ़ना है तो ये 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहां हो रहे हैं? मेल में हो रहे हैं और फीमेल में हो रहे हैं। अब बताओ, गैमीट फॉर्मेशन तुम्हारे लंग्स में होगा कि टेस्टिस और ओवरी में होगा? लंग्स में नहीं होगा ना, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। अरे बोलो यार। यानी कि अब अगर मुझे तुम्हें गैमेटोजेनेसिस बतानी है तो इसके लिए मुझे तुम्हें टेस्टिस और ओवरीज का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, तभी तो बता भाई, तभी तो तुमको समझ में आएगा। तो इन 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को पढ़ने से पहले हम आपको यहां पर बताएंगे कि बेटा ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कैसा दिखता है। और पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और देन उसके बाद इन 6 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें नहीं भरोसा है तो देखो, सबसे पहले दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर दूसरे पेज पे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। इसके बाद बेटा थर्ड पेज पे आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताने के बाद, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताने के बाद ध्यान से देखिएगा, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको बता देंगे, इसके बाद बेटा देखो आता है आपका क्या? पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस। आप समझ रहे हैं ना? फिर गैमेटोजेनेसिस में आपको पढ़ाऊंगा, मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, फिर आपको मैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा। और फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा? फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन बताऊंगा, फर्टिलाइजेशन बताऊंगा, इम्प्लांटेशन बताऊंगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर भैया, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या बताऊंगा? गैस्टेशन, और गैस्टेशन के बाद क्या बताऊंगा? पार्चुरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? डन है? यहां तक बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? तो बेटा पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया? पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गया आपका कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया बेटा आपका? बताओ। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया बेटा? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या हो गया? इंसेमिनेशन। दूसरा क्या हो गया? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। देन कौन सा है? इम्प्लांटेशन। देन कौन सा है? गैस्टेशन। देन उसके बाद कौन सा? पार्चुरेशन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? बताओ, मेल गैमीट का फीमेल जेनिटल ट्रैक में पहुंचना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। मेल गैमीट का फीमेल जेनिटल ट्रैक में पहुंचना, इसे हम लोग क्या कहें? मेल गैमीट का फीमेल जेनिटल ट्रैक में पहुंचना, इसे क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन। ठीक है? देन इसके बाद बेटा मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बताओ भाई? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा बेटा? बोलो बेटा। ब्लास्टोसिस्ट से क्या बात क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टेशन, और गैस्टेशन के बाद पार्चुरेशन। कोई दर्द है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरी बात सुना बेटा। तो बेटा मेल, सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन लोग बात करेंगे तो बेटा एक चीज देखो, मैं आपके सामने एक बंदा दिखा रहा हूं, लटका हुआ है, इसको मार के लटकाया था, भैरव घाट से उठा के लाए थे। भैरव घाट जानते हो? हाँ, तो अपना ये भैरव घाट गंगा जी के किनारे है ना। ये वाला जो रीजन होता है हमारा, इसे हम लोग सिफेलिक रीजन कहते हैं। कौन सा? इसमें भेजा होता है, अरे ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। ठीक? ये वाला रीजन नेक है। क्या है? और ये वाला रीजन थॉरेक्स है। क्या है? ठीक है ना? और ये वाला रीजन एब्डोमेन है। बोलते ना हाथ डाल के आंतड़ी निकाल लेंगे, नहीं शिवाजी ने निकाल ली थी। हाँ, और ये वाला रीजन पेल्विस रीजन है। कौन सा रीजन? कौन सा? बोलो चाचा। हैं? खाना नहीं खाया? कौन सा रीजन है? पेल्विस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कहां पर पाया जाता है? पेल्विस रीजन में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बोलो भाई? कहां पर पाया जाएगा? पेल्विस रीजन में पाया जाता है आपका मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो अपन लोग अगर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ध्यान से सुनेगा, अगर अपन लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां मिलता है? पेल्विस रीजन में। मारो गोला, मारो गोला एनसीईआरटी में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां मिल रहा है? वैष्णवी, वंशिका, रिया, अनम, मंतसा, कृष्णा, प्रियांशु पटेल, प्रियांशु तिवारी, सारे लोग जल्दी से बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां मिलता है बेटा? पेल्विस रीजन में। कहां मिलता है बेटा? पेल्विस रीजन में। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट। ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट? 4। इसमें बेटा जो इसका पहला पार्ट है वो है टेस्टिस। पहला पार्ट क्या है? दूसरा है एसेसरी डक्ट। दूसरा क्या है? एसेसरी डक्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? एसेसरी डक्ट। इन्हें कहते हैं सहायक नलिकाएं, हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नलिकाएं। और तीसरा है बेटा एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक ग्रंथियां। और चौथा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जननांग। क्या कहते हैं? बाह्य जननांग। तो टोटल कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए बेटा बताओ? 4। टोटल कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए? 4। पहला बताओ क्या है? पहला बताओ। हाँ, टेस्टिस। पहला क्या है? टेस्टिस। दूसरा क्या है? एसेसरी डक्ट। तीसरा क्या है? एसेसरी ग्लैंड। चौथा क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलो पहला बताओ टेस्टिस। पहला बताओ टेस्टिस। दूसरा बताओ एसेसरी डक्ट। तीसरा एसेसरी ग्लैंड। चौथा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलो पहला बताओ क्या है? टेस्टिस। पहला क्या है? टेस्टिस। दूसरा बताओ एसेसरी डक्ट। तीसरा बताओ एसेसरी ग्लैंड। चौथा बताओ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलो पहला बताओ टेस्टिस। पहला क्या है? टेस्टिस। दूसरा क्या है? एसेसरी। तीसरा एसेसरी ग्लैंड। चौथा, चलो पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। कोई दिक्कत है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। कहाँ होता है? कहाँ होता है चाचा? पेल्विस रीजन में। बात समझ में आ रही ना? बताओ ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ओविपेरस की विविपेरस हैं? विविपेरस। अच्छा बताओ मेल गैमीट का टेस्टिस में बनना, इसे क्या बोलोगे? गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस हो रही है। अच्छा बताओ मेल गैमीट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचना, इंसेमिनेशन। मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्टेड जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, चिपकेगा मदर से, इम्प्लांटेशन, देन गैस्टेशन, देन पार्चुरेशन। क्लियर है? अब सुनो, जब गैस्टेशन पीरियड में, सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मन लगा करके सुनना बेटा। ये एक माँ है। कौन है ये? माँ। माँ जानते हो ना? मदर, मम्मा, अम्मा, ठीक है, मम्मी। ये एक माँ है और ये माँ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? मदर का। मदर का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा ये है गर्भाशय। क्या है ये? क्या है ये? क्या है? हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस। इसे क्या कहते हैं? यूट्रस। क्या कहते हैं? इस यूट्रस के अंदर बेटा एक बच्चा पल रहा है। क्या पल रहा है? बेबी। क्या पल रहा है बेटा? इसके अंदर एक बेबी है। ठीक। अब बेबी कौन है, मेल या फीमेल, पता किया तो आजकल जेल हो जाती है। लेकिन तुम्हारे लिए हम ये गुनाह करते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि ये जो बेबी है ये एक बेटा है। क्या है ये? बेटा, यानी कि मेल है। क्या है? मेल है। अब जेल मत कराना मुझे, ठीक? तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये एक क्या है? मेल बेबी है। कौन सा बेबी है? कौन सा बेबी है? मेल बेबी। ठीक, ये एक मेल बेबी है भाई, ध्यान से सुनना भाई। और ये मेल बेबी है, तो इस मेल बेबी में, जब ये मेल बेबी सेकेंड मंथ में होगा, किस मंथ में होगा? सेकेंड मंथ में। यहां पर रहेगा कितने मंथ तक? 9 मंथ तक। कितने मंथ रहेगा? 9 मंथ तक। लेकिन जब ये बेबी सेकेंड मंथ में होगा, किस मंथ में होगा?
सेकेंड मंथ में। ध्यान से सुनेगा, जब ये बेबी सेकेंड मंथ में होगा तो अगर ये मेल बेबी है तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, और अगर ये फीमेल बेबी है तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? लेकिन मैंने कहा कि ये मेल बेबी है, तो मेल बेबी है तो इसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा? फीमेल बनेगा। मतलब मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है और फीमेल में फीमेल, है ना? ऐसा ही होता है क्या? अच्छा, फिर ठीक है। तो बेटा ये बेबी जो यहां पर है इसको हम यहां से निकालना है। देखना, ये जो बेबी है, ये बेबी है, ये वो लाल हैं, ये वो लल्ला हैं जो सेकेंड मंथ में है। किस मंथ में है? सेकेंड मंथ में। और ये बेबी कौन से हैं? मेल। कौन है? मेल है। ठीक, लड़का है ये, दूसरे महीने में है। किस, कौन से महीने में? सेकेंड महीना चल रहा है, सेकेंड मंथ चल रहा है। अब इसमें बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं बताओ? 4। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनेट। तो उन चारों पार्ट्स में से सबसे पहले टेस्टिस बनेंगी। सबसे पहले क्या बनेगी? हिंदी में वृषण कहते हैं। कहां बनेगी? एब्डोमेन में। ये कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? एब्डोमेन। ये वाला, ये वाला, ये एब्डोमेन है। ठीक, किसके एब्डोमेन में? मां के कि बेबी के? अब बेबी की टेस्टिस है तो बेबी में बनेंगी, ठीक है ना? तो यहां पर क्या बनी? टेस्टिस। कितनी बनी? 2। ये बच्चा किसका? बंदर का कि इंसान का? पक्का? बेटा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? कनक को उठा करके तुम जम्मू कश्मीर में फेंकाओ, ठीक, कनक की बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। उठा के अरुणाचल फेंकाओ, कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। नीचे फेंकाओ कन्याकुमारी, कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। सहारा मरुस्थल फेंकाओ, इनका कितना बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। इनको डाल दो 20 डिग्री पे, -20 पे, इनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अगर ये बीमार नहीं है। इस दुनिया में एक तो है मैमल्स। कौन है? मैमल्स कहते हैं जो होते हैं स्तनधारी। क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, उनमें कौन है? बंदर है, इंसान है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है। जितने अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स हैं। और एक वो जो बर्ड्स, कौन है? मेरी शक्ल गंदी लगती इतनी तो हमको देख लो, देखने तो हम ही को आए हो, फिर आपकी नीचे देखे तो मुंडी तोड़ देंगे। सुनो मेरी बात। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 लोग हैं इस दुनिया में, एक पक्षी और दूसरा मैमल्स। उनमें हम लोग भी आते हैं। इनका बॉडी, इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रख सकती हैं? कांस्टेंट। कैसा रख सकती हैं? कांस्टेंट। 37 डिग्री सेल्सियस इनका बॉडी टेम्परेचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? डन है? नहीं आई बात सुनने? अरे बोलो भैया, पक्का? ये जो आपके ऑर्गेनिज्म, तो हम भी हैं इंसान, हम भी मैमल्स हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनेगा, इस 37 डिग्री सेल्सियस पर टेस्टिस कहती हैं मैं स्पर्म नहीं बनाऊंगी। क्या नहीं बनाऊंगी? अब एक बात बताओ, एक लड़का है जिसमें स्पर्म नहीं बन रहा है तो वो लड़का रह पाएगा? अरे वो तो इनफर्टाइल हो गया ना भैया। अगर मेल में स्पर्म नहीं बन रहा है तो फिर क्या फायदा उसका दुनिया में रहने का? उसके अंदर मेल कैरेक्टर ही नहीं है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का मेन एम क्या है? रिप्रोडक्शन। डॉक्टर बनना एम थोड़ा ना। इस दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म का मेन एम क्या है? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, हर एक ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है उसका मेन एम लाइफ में क्या है? रिप्रोडक्शन। अब इसमें जब टेस्टिस कहती है मैं 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं करूंगी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो बताओ ये फर्टाइल रह पाएगा? तो ये रोते रोते पहुंचा भगवान जी के पास, बोला भगवान जी
हमारी टेस्टिस तो स्पर्म ही नहीं बना रही। बोले क्या कर रही हैं? बोले वो कह रही हमको गर्मी लग रही, इस टेम्परेचर पे हम काम। भगवान जी ने कहा अच्छा ऐसा है। तो भगवान जी ने क्या किया बेटा, ड्रिलिंग मशीन ली। क्या ले ली बेटा? क्या ली? अरे बोलो यार, ड्रिलिंग मशीन ले ली। ठीक है, ध्यान से देखना भैया। भगवान जी ने क्या किया, बोले ठीक कोई दिक्कत नहीं, टेस्टिस बनने दो। ध्यान से देखना भैया, ये बेबी है, ये बेबी है, इसके एब्डोमेन में क्या बन गई है? टेस्टिस। किस मंथ में बनी? सेकेंड मंथ में। कौन से मंथ में? सेकेंड मंथ में। जब ये बन जाती हैं, ध्यान से देखिएगा, तो तीसरे चौथे महीने में क्या होता है बेटा, भगवान जी ड्रिलिंग मशीन से इसके पेट में नीचे एक छेद कर देते हैं। किसके पेट में? बच्चे के, मम्मा के नहीं, बच्चे के। ठीक है, और इस छेद को नाम बोला जाता है इनग्वेनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको हम? अरे बोलो यार, इनग्वेनल। अब ये नाम मुझे नहीं बताना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक, अब मेरी बात सुना। इस इनग्वेनल कैनाल में छेद करते हैं और इन टेस्टिस को एब्डोमेन से हटा देते हैं। कहां से हटा देते हैं? कहां ले आते हैं? एब्डोमेन से बाहर ले आते हैं। एब्डोमेन से कौन ले आया? भगवान जी। ठीक, ये काम कब होता है? 7वें महीने में, 7th मंथ में। डन, क्लियर? 7वें महीने में टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाती हैं। क्लियर? अब टेस्टिस तो बाहर आ जाती हैं, इनके चारों तरफ भगवान जी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसा बनाते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और इसको कहते हैं, सुनो, इनको लगती है गर्मी तो तुम इनको करोगे ठंडा, और ये स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर कर देता है कम। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। पेट का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब इससे कितना कम प्रोवाइड करेंगे? 2 डिग्री या 2.5 डिग्री कम। यानी स्क्रोटम में टेम्परेचर कितना होगा? लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं सही? ये कौन करता है? स्क्रोटम। कौन करता है? तो बताओ, स्क्रोटम टेम्परेचर को बढ़ाता है कि घटाता है? हैं? कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 to 2.5 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन नीट 2010 का है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम का फंक्शन है, हाँ बेटा, टेम्परेचर कम करना। कितना कम करना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। किससे? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स। काहे के लिए? काहे कि स्पर्म बन जाए। तो फॉर स्पर्मेटो। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो मेरे लल्ला, लल्ली, लल्ला, सारे लोग बताओ भैया, कोई दिक्कत? देखो बेटा, सेकंड पेज पे दिया गया है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। एक पाउच में है बेटा, और उस पाउच को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। एंड द स्क्रोटम हेल्प द मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर टेस्टिस। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ए भाई सुनो मेरी बात, ये काम ये जो कर रहे हैं वो काहे के लिए कर रहे हैं? दिस इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया। बिट्टू, कृष्णा, आनंद, अनम, मंतसा, प्रियांशु, वंदना, वंशिका, प्रियांशु पटेल, प्रियांशु तिवारी, कृष्णा, वंदना, जल्दी से बताओ। आशुतोष मिश्रा, सारे लोग जल्दी से बताओ बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भैया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, फास्ट, जल्दी से बताओ बेटा। क्लियर है? डन है?
अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तो बेटा स्क्रॉटम का फंक्शन क्या हो गया? टेम्परेचर को कम करना। कितना टेम्परेचर कम करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? किस लिए? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है भाई? अच्छा, एक मेल में टेस्टिस, देखो एक मेल में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम बताया गया है उसमें कितने पार्ट बताए गए हैं? 4। कितने? 4 बताए गए? 4 पार्ट। पहला क्या था? टेस्टिस। दूसरा क्या था? एसेसरी डक्ट। तीसरा क्या था? एसेसरी ग्लैंड। और चौथा क्या था? एक्सटर्नल जेनिटल। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेस्टिस की। तो बेटा एक ह्यूमन में टेस्टिस कितनी पेयर होती हैं? 2 पेयर होती हैं। अबे 2 पेयर तो 4 हो गई ना। कितनी होती हैं? 1 पेयर। कितना नंबर हुआ? 2। बताओ ह्यूमन में कितना होता है टेस्टिस? 2 होता है। ठीक है, या कह सकते हैं 1 पेयर। 1 पेयर कह सकते हैं, या फिर कितना कह सकते हैं बेटा? 2 कह सकते हैं। ध्यान से सुनेगा भैया, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। अब मेरी सुनना मेरी बात बेटा, ये जो टेस्टिस होती हैं, ध्यान से सुनेगा, ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिस का जो शेप है ये ओवल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ओवल शेप्ड। इनका शेप कैसा है? कैसा शेप है? ओवल शेप। और अगर हम टेस्टिस की लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो ये होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी होती बेटा? और अगर हम विड्थ की बात करें तो कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? टेस्टिस का शेप बोलो, ओवल शेप। लेंथ बोलो, विड्थ बोलो, लंबाई कितनी? बोलो भैया, लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी? 2 to 3 सेंटीमीटर। शेप बताओ, ओवल शेप। ओवल का मतलब क्या होता है? अंडाकार। ओवल का मतलब क्या होता है? अंडाकार। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सोलो। ठीक है, क्या कैसा शेप होगा? ओवल शेप। लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मन लगा करके। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो भाई। तो टेस्टिस जो है बेटा, टेस्टिस के ऊपर डेंस कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है? एनसीईआरटी केवल इतना बोलती है, इससे ज्यादा नहीं बोलती है। एनसीईआरटी कहती है प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर कितनी टेस्टिस हैं? 2, यानी कि 1 पेयर। टेस्टिस के ऊपर क्या पाई जाती है? डेंस कवरिंग। बेटा ये जो टेस्टिस हैं, इनमें जो सबसे बाहर की तरफ कवरिंग होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये टेस्टिस को पार्शियली कवर करती है। कैसे कवर करती है? पार्शियली। मतलब अगर हम कहें कि ये टेस्टिस है तो एक तरीका देखो इस तरीके से, बताओ मैंने इसको कंप्लीटली कवर किया कि पार्शियली? पार्शियली है। कहीं दिख रही है तुमको? कंप्लीटली है। और अब देखो कैसी है, देखो आधी कवर है, आधी कवर नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिस के ऊपर से जो कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो इसे कैसे कवर कर रही है बेटा? पार्शियली कवर कर रही है। कैसे कवर कर रही है बेटा? बोलो। निशिता, अनम, प्रियांशु, वंदना, वंशिका। वंशिका कहाँ हो भैया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वंशिका, वंदना, रिया, प्रियांशु, कृष्णा, अनम, मंतसा, कहाँ चले गए सारे लोग? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अपने होने का सबूत दो भाई वजूद में हो कि नहीं। सुनो भाई, तो टेस्टिस के ऊपर जो बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका। बोलो मेरे भाई, ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिका वेजाइनालिस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी क्या है? ट्यूनिका वेजाइनालिस। बताओ बेटा टेस्टिस का शेप कैसा? लेंथ बताओ 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ बताओ 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के ऊपर बेटा जो आपकी कवरिंग है वो आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको कैसे कवर करती है? पार्शियली। इसके अंदर बेटा जो दूसरी लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर? ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ईच टेस्टिस में, ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा? ईच। मैंने क्या कहा? ईच। ईच का मतलब होता है बेटा प्रत्येक। प्रत्येक टेस्टिस में ये कंपार्टमेंट्स बनाती है ऐसे। ठीक,
यहां पर तो मैंने ये 3 बनाए हैं, एक्चुअल में ये होते हैं 250, 250। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट? 250। इन ईच टेस्टिस देयर इज द 250 कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट है प्रियांशु? प्रियांशु, वंशिका, वंदना, अनम, रिया, वंदना, मंतसा, कृष्णा, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया, कितने कंपार्टमेंट बेटा एक टेस्टिस में कितने हैं? 250। ऐसा समझो कि ये एक बिल्डिंग है जिसमें 250 कंपार्टमेंट, और ऐसी कितनी टेस्टिस है हमारे पास? 2। तो बताओ ऐसे टोटल कंपार्टमेंट्स तुम्हारे पास कितने? 500। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट कितने हैं बेटा? बोलो भाई 250। तो बेटा हमारी जो टेस्टिस हैं, ध्यान से सुनेगा, हमारी जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस का शेप बताओ कैसा है? टेस्टिस का शेप बताओ बेटा, ओवल शेप। लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो टेस्टिस शेप इज ओवल शेप्ड, लेंथ इज योर 4 to 5 सेंटीमीटर, अंडरलाइन कर लो। विड्थ इज योर 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के ऊपर पाई जाती है डेंस कवरिंग। क्या पाई जाती है? डेंस कवरिंग। क्लियर है? ये डेंस कवरिंग एक्चुअल में 3 है। कितनी है? एनसीईआरटी इनका नाम नहीं बोलती है, लेकिन धोखे से मैंने 2 नाम तुम्हें बता दिए। हाँ हाँ जाओ, ठीक है। डेंस कवरिंग कितनी है बेटा? 3। मैंने तुम्हें 2 नाम बताया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस। एक और होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, लेकिन यहां पर नहीं दिया गया तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, हमारी ईच टेस्टिस में, ध्यान दीजिएगा, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच टेस्टिस में पाए जाते हैं 250 कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं? 250। कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250। और इन 250 कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा? तो बताओ एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है बताओ? 250। इन ईच टेस्टिस देयर इज द 250 कंपार्टमेंट, और उन कंपार्टमेंट्स को नाम क्या देते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कंपार्टमेंट्स का नाम बताओ? टेस्टिकुलर लोब्यूल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? डन है? देखो एनसीईआरटी दिख रही है आपको? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया, बताओ ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली। ओवी पेरस की बीवी पेरस? हाँ बताओ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कितने हैं? 6। पहला कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा कौन सा? इंसेमिनेशन। तीसरा कौन सा? फर्टिलाइजेशन। फिर कौन सा? इम्प्लांटेशन। फिर कौन सा? गेस्टेशन। देन पार्चुरेशन। बताओ कौन सी गैमेटोजेनेसिस है जो 50 साल में रुक जाती है? oogenesis। वेरी गुड। जो किस में होती है? फीमेल में। और बताओ कौन सी गैमेटोजेनेसिस है जो आपकी ओल्ड एज में भी चलती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है भैया? डन है? अच्छा बताओ बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट बताए? बोलो बेटा 4 पार्ट। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? एसेसरी डक्ट। देन कौन सा है? एसेसरी ग्लैंड। इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं? अच्छा अब मेरी बात सुनना बेटा, हमने आपको क्या बताया? हमने कहा बेटा आपसे कि हमारा जो टेस्टीज है, ध्यान से सुनेगा, ए दीदी, हमारा जो टेस्टीज है बेटा, उसमें प्रत्येक टेस्टीज में कितने कंपार्टमेंट हैं? 250। ठीक है। इन ईच टेस्टीज देयर इज द 250 कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट हैं? 250। ठीक, ये ऐसे, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये 2 कंपार्टमेंट हो गए, ये तीसरा कंपार्टमेंट हो गया, ऐसे कितने हैं? 250। क्लियर है? अब ऐसे समझो यार कि ये वो बिल्डिंग है जिसमें 250 कमरे हैं, और ये एक हॉस्टल है, बॉयज गर्ल्स जो भी है। ठीक, हॉस्टल में देखो होता है ना, सिंगल सीटर रूम होता है, डबल सीटर रूम होता है, ट्रिपल सीटर। एक रूम में एक बच्चा रह सकता है, 2 रह सकते हैं, या 3 रह सकते हैं, होता है ना। लेकिन 3 रूम से ज़्यादा वाला नॉर्मली नहीं होता, 3 बच्चों से ज़्यादा वाला नहीं होता, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं,
इनके अंदर भी एक बंदा रहता है, इनके अंदर एक बंदा रहता है, और उस बंदे का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस बंदे का नाम क्या है बेटा? बोलो भाई। सेमिनी, एक मिनट रुकना, क्या है? सेमिनी है, सेमिनी, ठीक है। सेमिनी प्लस फेरस, क्या है? फेरस। इसे बोलते हैं सेमिनिफेरस। इसका पूरा नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक बंदा है, वो किसी कंपार्टमेंट में तो एक है, किसी कंपार्टमेंट में उसकी संख्या 2 है, और किसी कंपार्टमेंट में इसकी संख्या 3 है। लेकिन इसकी संख्या किसी भी कंपार्टमेंट में ऐसा नहीं होगा कि एक भी ना हो या फिर 4 हो। मिनिमम एक और मैक्सिमम, मिनिमम एक और मैक्सिमम, मिनिमम एक और मैक्सिमम। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना हो सकता है? 1 2 3। कितना हो सकता है बेटा? 1 2 3। या तो एक होगा, या तो 2 होगा, और या फिर 3 होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 3 है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टेस्टिस के अंदर मैक्सिमम तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हो सकते हैं? फिर से सुनना, मैं कहूं एक टेस्टिस में, यस, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं बेटा ये आपकी टेस्टिस है, ये आपकी टेस्टिस है, इसमें ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। एक टेस्टिस में ये कितने हैं? 250। कितने हैं? 250। और हर एक उसमें अगर मैक्सिमम 3 है, तो मैक्सिमम सब में हो सकते हैं 3, तो हम मान लें कि सब में 3 है। सब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हैं? तो हम कह रहे हैं, तो बताओ आप ईच टेस्टिस में टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होगा? 750। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में 750, और मिनिमम कितना? 250, क्योंकि मिनिमम एक हो सकता है। अरे बोल मेरे भाई, नहीं आया? नहीं आया? पक्का ना? घबराया तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो भैया, कोई दर्द, कोई गिला, कोई सिकवा? ऑनलाइन वालों को कोई है? वंदना, अनम, प्रियांशु पटेल, अनम, कृष्णा, वंशिका, वंदना, कृष्णा, प्रियांशु पटेल, प्रियांशु तिवारी, जल्दी से बताओ भैया। कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से सुनो भाई, रिस्पॉन्स दे दिया करो भाई लोगों। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, जल्दी से सुनो बेटा। तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमारी हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट हैं। टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं? 250। उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हो ये क्या है बेटा? इनके अंदर ये क्या है? इनका नाम क्या है? सेमिनी। क्या नाम है इनका? नाम सेमिनी। सेमिनी का मतलब होता है सीड। सेमिनी का मतलब क्या होता है बेटा? सेमिनी मीन्स क्या होता है? सीड। सेमिनी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमिनी? सीड। सीड जानते हो ना? बीज, बीज। और फेरस मतलब होता है टू कैरी। टू कैरी क्या होता है? वो जगह, वो ट्यूब जहां सीड रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? हैं? किसके सीड? मेल के। स्पर्म के सीड थोड़ा ना होते हैं, मेल का सीड। और मेल का सीड कौन है? स्पर्म। समझे कि नहीं समझे? तो हर एक टेस्टिस के अंदर वो जगह जहां स्पर्म रखा जाता है वो मैक्सिमम 750 और मिनिमम 250 होने का चांस होता है। और उनका नाम क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आया या नहीं आया? नहीं आया। झूठ मत बोलना। टेस्टिस बताओ आपके स्क्रोटम में जब होती हैं तो स्क्रोटम टेम्परेचर को बढ़ाता है कि घटाता है? कितना घटाता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। पक्का है ना? बेटा एक बार बताओ, एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? हाँ? एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? बोलो यार। 250।
एक टेस्टिस में कितने हैं? 250। अगर हम पूछे टेस्टिस तो कितना है? 500। और अगर हम पूछे एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस में, तो 250। इनके अंदर ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, क्या है? सेमनीफेरस। अब अगर हम इस एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को यहां से निकालना है, ये आपके सामने क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बेटा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ लगभग 6 to 9 फीट तक होती है। फीट एक की, हाँ वो नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लंबाई कितनी? लगभग 9 फीट तक। और ऐसे टेस्टिस के अंदर कितने? 750। समझ रहे हो ना? तो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? क्या नहीं समझे? अच्छा नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये टेस्टिस हो गई आपकी, ये क्या हो गई? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये कितने हो गए? 250। ये समझ में आया? नहीं आया? इसके अंदर ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाईली क्वाइल्ड है। कैसे हैं? इनकी संख्या इसमें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इसमें से अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को तुम निकाल कर देखो, इसकी क्वाइलिंग को खोलो, तो ये ट्यूब लगभग 9 फीट लंबा होता है। अभी भी नहीं आया? 9 फीट का, हम 6 फीट के, 9 फीट का एक नहीं आया समझ में। और ऐसे इसमें कितने? मिनिमम 750, मैक्सिमम 750, मिनिमम 250। ठीक है ना? तो ये जो ट्यूब है, ट्यूब की ये जो बाउंड्री लाइन है, ये सेल्स की बनी होगी। अरे बोलो यार। तो जो सेल्स इस ट्यूब के इनर साइड में होती हैं, ये ध्यान से देखना, इन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं इनको हम? इनको क्या कहोगे? बदलो, बोलो बेटा। मेल जर्म सेल। कोई दर्द? बोलो भैया, कहां बोलोगे? मेल जर्म सेल। ठीक, ध्यान से सुनना। इन मेल जर्म सेल की संख्या ये जो अंदर है, इन्हीं को हम कहते हैं, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये सर्टोली कौन बोला था? बेटा मुंडी तोड़ के लटका देंगे यहीं पे, ताकि बच्चे देखें जब गलत बोला जाता तो इस क्लासरूम में क्या होता है। समझे? देखो इधर, मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तुम्हें बोलने का हक नहीं है, गलत बोलने का हक है, गलत बोलने का हक नहीं है। तुमको पढ़ाया है ना? अरे तो हम ये तो ना करें मत बोलो। अच्छा गलती हो गई हमसे, माफ कर दो, चलो कोई बात नहीं। अरे तो कितनी बार पढ़ाने के बाद सही आएगा? तुमको पढ़ा चुके ना जूम पे, नहीं पढ़ाया तो सही बोलना चाहिए था ना। चलो नहीं सही बोलना चाहिए था। देखो तो ये क्या है? मेल जर्म सेल्स, और इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसको कहते हैं मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। भैया ऑनलाइन में भैया सारे लोग अटेंडेंस लगाओ जल्दी से। पहले प्रियांशु पटेल, प्रियांशु तिवारी, वंशिका, वंदना, वंदना, कृष्णा, अनम, मंतसा, सारे लोग अब जल्दी से बताओ हो या नहीं हो। निशिता, निशिता, वंशिका कहाँ है? वंशिका, वंशिका, वंदना, बेटा बतियाओ मत, जल्दी से। चलो अब मेरी बात सुनो। तो हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल है जिसका नाम क्या है बेटा? मेल जर्म सेल। क्या नाम है? मेल जर्म सेल। ठीक है गोल्डी दीदी, इधर देखो। और इसके अंदर बेटा एक दूसरी सेल होती है, ये एक दूसरी सेल है इसके बीच में, इन सेल्स के बीच में एक और सेल होती है, दिख रही है? इन सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ठीक। हाँ वंशिका है, प्रियांशु है, कृष्णा है, और कौन कौन है? अनम है। ठीक। और सारे लोग कहाँ हैं भाई? अच्छा कुछ आकर के अपना कुछ दूसरा काम करने लगते हैं, ऑनलाइन का फायदा है क्यों? चलो देखो,
तो आपका सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की, एक है मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। क्लियर? डन? अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो मेल जर्म सेल है, इस मेल जर्म सेल से स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म। आई बात समझ में? मेल जर्म सेल से स्पर्म का बनना, इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक भैया? पंखा बंद करके बैठा दूंगा, अब की नाक बंद करी। मेल जर्म सेल्स का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इससे क्या बनता है? स्पर्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है। और बेटा ये है सर्टोली सेल। दूसरी सेल कौन सी है? सर्टोली सेल। दूसरी सेल्स कौन सी बताओ भाई? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भैया? देखो भाई लोगों, ध्यान से देखना। हमने कहा टेस्टिस का शेप कैसा होता है बताओ? ओवल शेप्ड। लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। बेटा ईच टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250। कितने बेटा? 250। क्लियर है? कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? 250। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ध्यान से सुनेगा, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या पाया गया है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनकी संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 3 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। ठीक है? इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की। एक है यहाँ पर मेल जर्म सेल, इनका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी सेल कौन सी है? सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। बेटा जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, इनसे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अब कहोगे सर्टोली सेल का क्या काम है? इनका काम है स्पर्म को और मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देना। क्या देना? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता दो। अभी नहीं है दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं तो इतना भी देख लो, वरना फिर कंफ्यूजन होने लगता है। देखो एक मिनट, बुक में देखो, अपनी बुक में देखो भैया। बुक में यहां पर बता रहा है बेटा, ध्यान से देखो। कह रहा है कि ईच टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 हैं। प्रत्येक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250। देखो बेटा, ये दिखाया गया। ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट। ईच लोब, अब प्रत्येक लोब की बात कर रहे हैं। कितने लोब हैं? 250। उनमें से प्रत्येक लोब में, ईच लोब में 1 to 3, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। यहां पर मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन है? कौन है? कौन है भाई? कौन है? हाईली कॉइल्ड है। कैसा है? हाईली। क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस। ए लाल सुनो भाई, इसमें क्या बनता है? स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। किस में स्पर्म बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। डन? क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? सुनो मेरे लाल, ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या कर रहा है? कह रहा है ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। किसकी बात कर रहा है? बीच की। अब मैक्सिमम टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितना? 750। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? पक्का ना? एक एक चीज क्लियर है? अगर 100% क्लियर है तो हाँ कहना, अगर 99 है तो मत हाँ कहना। पक्का ना? क्लास के बाद अगर बोला 95 तो डंडा लेके मारूंगा। अभी बोलो, ठीक है ना? जो भी ना है, सुनो मेरी बात। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बेटा पाई जाती हैं इनसाइड 2 टाइप ऑफ सेल। कितने टाइप की सेल्स? 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं। उनमें से एक है मेल जर्म सेल, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मिला? और इसमें जो दूसरी सेल है
उनका नाम है सर्टोली सेल। बोलो आया कि नहीं आया? नहीं आया। डन है, आगे बढ़ सकते हैं। सुनेगा मेरे भाई, इसके बाद देखो बेटा, जो मेल जर्म सेल्स हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना, जो मेल जर्म सेल्स हैं ये माइटोसिस करती हैं, मियोसिस करती हैं और फॉर्मेशन करती हैं स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पर्म का। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। बोलो बतिया हमारी समझ में आई या नहीं आई? हमारी बतिया समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? पक्का? तो काहे नाखून खा रहे हो? तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? पेडिक्योर कि मैनीक्योर कहते हैं? मैनीक्योर कहते हैं। हाँ, नाखूनों को हाँक के नाखूनों को साफ करने क्या कहते हैं? मैनीक्योर, है ना? अच्छा, पार्लर नहीं जानते तुम तो? अच्छा चलो, अच्छे बच्चे हो। हाँ चलो देखो, तो अपने आप ही मैनीक्योर कर लेते हो खा खा के। हाँ हाँ, कौन खर्चा करे, काटे है कि नहीं? खुद ही साफ कर लिया सलाइवा से। चलो देखो, आप देखो भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो बेटा हमने तुमको क्या बताया? ये सुनो, हमने तुमको क्या बताया? टेस्टिस का शेप ओवल शेप। टेस्टिस का शेप, लेंथ बोलो 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ बोलो 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल 250। अब देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा कि नहीं दिखा? ध्यान से देखना, ऐसे कितने हैं? 250। कितने हैं? लाल, पीले, हरे। इधर देखो, इनके अंदर ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनकी संख्या मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। सुनो मेरी बात, बायोलॉजी में अगर कहीं पर बॉडी में 2 ट्यूब हैं, क्या है? 2 ट्यूब। तो 2 ट्यूब्स के बीच का जो स्पेस होता है, 2 ट्यूब्स के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। कहीं भी हो बॉडी में 2 ट्यूब्स के बीच का स्पेस जो होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आ रहा है? तो बेटा यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दैट स्पेस, ये जो स्पेस है, इसे हम लोग, इस स्पेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं इसे? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, डन। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होगा। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, ध्यान से सुनिएगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं 3 चीजें। कितनी चीजें? यहां पर पाई जाती है स्मॉल ब्लड वेसल। क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? और यहां पर पाई जाती है लेडिंग सेल। क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? लेडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है। जैसे तुम कानपुर में रहते हो तो कनपुरिया हो जाते हो। कानपुर में रहते हो बोलते नहीं कनपुरिया है, नहीं लखनऊ में बोले लखनऊया है ना? नहीं गोरखपुर के बोले गोरखपुरिया है, जहां के होते हैं ना। वैसे ही बेटा लेडिंग सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? तो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक तो पाई गई स्मॉल ब्लड वेसल, दूसरा पाई गई इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर है? और इसके साथ साथ यहां पर एक और सेल है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। क्या नाम है भैया बोलो? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। तो बताओ इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कितनी चीजें मैंने बताई आपको? 3 चीजें। कितनी चीजें बताई? 3 चीजें। पहली बताओ क्या है? स्मॉल ब्लड वेसल। दूसरी क्या है? लेडिंग सेल। इनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। और तीसरी चीज क्या है?
इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। कौन सी सेल? कौन सी सेल? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। कौन सी सेल? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। कौन सी सेल है? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। फिर से बोलो बेटा, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं? अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। तो हमने अभी तक तुमको क्या बात, अच्छा सुनो, यहाँ पर जो ये लैडिंग सेल्स होती है जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, यही वो सेल्स हैं जो निकालती हैं एक हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या है? एंड्रोजन। और यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से मेल में मेल कैरेक्टर आता है। अगर तुम्हारी बॉडी में दाढ़ी मूछ आ रही है, शोल्डर ब्रॉड हो रहे हैं, मसल्स बल्की हो रही हैं, एग्रेसिवनेस आ रही है, मेल के अंदर जितने भी मेल कैरेक्टर हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है? एंड्रोजन की वजह से। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? एंड्रोजन की वजह से। क्लियर है? डन है? वंशिका, वंदना, प्रियांशु, प्रियांशु पटेल, अनम, मंतसा, बोलो भैया जल्दी से बताओ। कृष्णा, कृष्णा, रिया, निशिता, जल्दी से बताओ बेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो कोई को तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? बेटा यहाँ पर जो इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। क्या करना? प्रोटेक्शन। बाहर से कोई दुश्मन आ गया है, बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उससे टेस्टिस को बचाना। ये काम किसका है? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स का। दे आर द मैक्रोफेजेस। ये क्या होती हैं? मैक्रोफेजेस। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? दैट इज द ऑल अबाउट योर टेस्टिस। इससे ज़्यादा टेस्टिस के बारे में यहाँ पर बताया नहीं गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? डन है? एक बार सीधे एकदम से बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम तन के बैठो, सीधी करो, स्ट्रेट, एकदम टेढ़ी हुई तो कोट डालेंगे। हाँ, और जल्दी से तुरंत का तुरंत देना आंसर। ऑनलाइन वाले भी तुरंत देंगे, मैं देख रहा हूँ, जल्दी से आंसर देंगे एकदम सडनली। ठीक है? मेरी आंखों में देखकर आंसर दोगे। और जिसने 1 सेकंड से कम लगाया, ज़्यादा टाइम लगा दिया, डंडा रखा है, देख लो। ठीक है? और देखो मार मार के तोड़ा इसको, ये मत सोचना ऐसे तोड़ा है, तुम्हारे पर तोड़ देंगे। अब सुनो मेरी बात, बताओ ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ओवी पैरस की बेबी पैरस। बताओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 6 इवेंट की 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इम्प्लांटेशन, 5वां गैस्ट्रेशन, 6ठा पार्चुरेशन। बताओ कौन सी गैमेटोजेनेसिस 50 साल पे रुक जाती है? 50 साल पे कौन नहीं रुकती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस रीजन में होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट? हाँ, पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा एक्सटर्नल। बताओ टेस्टीज जो होती हैं वो स्क्रोटम में होती हैं या नहीं होती हैं? स्क्रोटम टेम्परेचर को बढ़ाता है कि घटाता है? जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। वंशिका, आशुतोष, प्रियांशु, रिया, वंदना, मंतसा, आनंद, जल्दी से। हाँ बताओ भैया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपका जो स्क्रोटम है वो टेम्परेचर को बढ़ाता है कि घटाता है? कितना घटाता है? बताओ टेस्टीज का शेप कैसा? लेंथ कितनी? विड्थ कितनी? हाँ 2 to 3। बताओ जो आपकी टेस्टीज हैं, टेस्टीज के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने हैं? 1 to 3। 1 to 3, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। बताओ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने प्रकार की सेल? मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोरी सेल। मेल जर्म सेल्स का दूसरा नाम, मेल जर्म सेल से क्या बनता है? सर्टोरी सेल क्या करती हैं? किसको? मुझे न्यूट्रिशन देती हैं, स्पर्म को और मेल जर्म सेल को। अच्छा बताओ उसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल है या नहीं है? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स हैं या नहीं है? लैडिंग सेल है या नहीं है? बताओ ये जो लैडिंग सेल्स है इनका दूसरा नाम क्या है?
इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या निकालती हैं? एंड्रोजन। क्या निकालती हैं? एंड्रोजन। ये क्या निकालती हैं? न्यूट्रोजन। बताओ एंड्रोजन मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है? मेल या फीमेल? कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? एंड्रोजन इज योर मेल हार्मोन। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन। बोलो बात समझ में आई ना? क्लियर है? देखो भैया ध्यान से देखना। बताओ टेस्टिस के ऊपर जो डेंस कवरिंग बताई थी, उस डेंस कवरिंग में सबसे बाहर कौन सी थी? ट्यूनिका वेजाइनलिस। देन अंदर कौन सी थी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी थी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और बेटा तीसरी थी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कौन सी है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके अंदर ये क्या थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो स्पेस है, ये इस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कितनी चीज़ें बताई? 3 चीज़ें। एक बताया है स्मॉल ब्लड वेसल, एक बताई है आपको हमने लैडिंग सेल। कौन सी सेल है? लैडिंग सेल। इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने प्रकार की सेल? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? मेल जर्म सेल। दूसरी बताओ सर्टोली सेल। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? नहीं आया समझ में? बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट थे? 4। पहला कौन सा? पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? टेस्टिस के बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? एसेसरी, 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 एसेसरी। बेटा एसेसरी डक्ट को हिंदी में कहते हैं सहायक नलिकाएं। क्या कहते हैं? सहायक नलिकाएं। और जो एसेसरी डक्ट है बेटा वो है 4। कितनी है? 4। पहली है रीटी टेस्टिस, दूसरी है वासा एफ्रेंसिया, तीसरी है एपिडिडाइमस और चौथी है वास डिफरेंस। चलो पहली बताओ रीटी टेस्टिस। पहली बोलो रीटी टेस्टिस, दूसरी बोलो वासा एफ्रेंसिया, तीसरी बोलो एपिडिडाइमस, चौथी बोलो वास डिफरेंस। चलो पहली बताओ रीटी टेस्टिस। पहली बताओ रीटी टेस्टिस, दूसरी बोलो वासा एफ्रेंसिया, तीसरी बताओ एपिडिडाइमस, चौथा बताओ वास डिफरेंस। चलो पहली बताओ रीटी टेस्टिस। पहली बोलो रीटी टेस्टिस। पहली बोलो रीटी टेस्टिस। पहली कौन सी? रीटी टेस्टिस। पहली क्या है बताओ? रीटी टेस्टिस। दूसरी कौन सी? वासा एफ्रेंसिया। पहली बताओ रीटी टेस्टिस, दूसरी बताओ वासा एफ्रेंसिया, तीसरी बताओ एपिडिडाइमस, चौथी बताओ वास डिफरेंस। चलो पहली बताओ रीटी टेस्टिस। पहली बोलो बेटा रीटी टेस्टिस, दूसरी कौन सी? वासा एफ्रेंसिया, दूसरी बोलो बेटा वासा एफ्रेंसिया, तीसरी बताओ एपिडिडाइमस, चौथी बताओ वास डिफरेंस। चलो पहली बताओ रीटी टेस्टिस। पहली बोलो रीटी टेस्टिस, पहली बोलो रीटी टेस्टिस, दूसरी बोलो वासा एफ्रेंसिया, तीसरी बोलो एपिडिडाइमस, चौथी बोलो वास डिफरेंस। पहली बोलो रीटी टेस्टिस, फिर से बोलो रीटी टेस्टिस, फिर से बोलो रीटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये नीट की औकात देख लो। है कोई औकात? बोलो तुम्हारी ज़्यादा बड़ी कि इसकी? तुम्हारी ना। अब इतना भी याद नहीं होगा फिर क्या? ये तो कक्षा जो 5th 6th में पढ़ता बच्चा वो भी याद कर लेगा, नहीं याद कर पाएगा। क्या हो गया? याद हो गया ना, तो 4 नंबर पक्के हो गए। ठीक है ना? तो ऐसे एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद करनी है, तभी 360 नंबर बायोलॉजी में पक्के होंगे। और बायोलॉजी में अगर 360 नंबर नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब कहोगे सर होते कितने बायोलॉजी के? इतने ही होते हैं। अरे 90 ही तो करने हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का 19 to 4 360 है ना। अगर बायोलॉजी में 360 में से तुमने सोचे कि हमारे 300 नंबर आ जाएंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इस जन्म में नहीं होगे, अगला जन्म भले ले लो। ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सारे लोग स्टूडेंट कौन से हैं? बायो के। और हमने बायोलॉजी क्यों ली थी? हमने सोचा था 10वीं में तो मैथ में पास हो गए थे, अब 12वीं में मैथ से हाथ पिंड छूट गया, है ना। लेकिन साहब फिजिक्स में फिर घुस गई मैथ नहीं,
रही बची केमिस्ट्री में भी आ गई, उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट में लग जाती है, हैं? गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो वो पीछा छोड़ने वाली है नहीं। तो हमको जैसे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी औकात है वैसे तुम्हारी भी रही होगी थोड़ी बहुत, हो सकता है तुम्हारी ज़्यादा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बायो स्टूडेंट हो, हम भी बायो स्टूडेंट हैं, तो दिक्कत तो होती है बायो स्टूडेंट को मैथ में, है ना? नहीं होती है? बहुत होती ना। 2 दूनी 8 ही करते हैं हम लोग, 4 तो होता है पता ही नहीं, नहीं 8 होता है ना? हाँ। तो पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है बहुत ज़्यादा, वैसे होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि फिजिक्स में 45, फिजिक्स में कितने 45 आते हैं ना? 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में करने हैं और 90 बायो में करने हैं। अच्छा, बायो की ये 90 सरल क्यों है? क्योंकि अगर तुमको पता है कि ह्यूमन लीवर में 2 पार्ट हैं तो हैं, अगर तुमको पता है मेल एसेसरी डक्ट 4 हैं तो हैं, और नहीं पता है तो नहीं पता। नहीं समझे? फिजिक्स और केमिस्ट्री में फंडा क्या थोड़ा सा दिक्कत ये करता है, तुमने 5 मिनट एक सवाल लगाया और प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर तुम गलत निकालो। नहीं, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 5 मिनट सवाल लगाने के बाद भी तुम ये कंफर्म नहीं कह सकते हो कि वो 4 नंबर तुम कंफर्म कर लोगे। मैं डीमोलराइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटी, अच्छा ऐसा भी नहीं कहो कि 45 में हम, इसमें हम 45 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूं बायो में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसमें 90 में 90 ही करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो इधर मेहनत करनी पड़ेगी, 45 में 45 इधर करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर 2-4 क्वेश्चन में घपला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां घपला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी मजबूत साइट है। मुझे ऐसा लगता है कि नीट स्टूडेंट का सबसे मजबूत साइड बायोलॉजी होता है, नहीं, और अगर उसमें भी तुम कहोगे नहीं उसमें भी मुझे 330 मिल जाएं और फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आएंगे तो नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे? वो कैसे? और अब 90 में से 90 क्वेश्चन सही होंगे तभी मिलेंगे नंबर तुम्हारे कितने? 360। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, नंबर जब तक तुम्हारे 60 प्लस नहीं आएंगे तब तक सीट नहीं मिलनी, है ना? और जब तक 720 नहीं आएंगे तब तक रैंक नहीं मिलनी। गलत तो नहीं कह रहे हैं? अच्छा, तुमने सोचा, अगर अपने दिमाग में ऐसा सोच रखा है कि 720 में से मुझे 600 नंबर लाने हैं, 600 ले आएंगे या 650 ले आएंगे, तो ऑलरेडी तुमने 120 नंबर की तैयारी करनी छोड़ दी ना। जिस दिन तुमने ये सोच लिया तो तुमको सोचना क्या है, मुझे 720 में 720 लाने हैं। समझ रहे हो ना? 720 में से 720 लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा मोटिव बना के रखना है। तो 720 में से 720 सोच के रखोगे तो 700 आ ही जाएंगे, लेकिन जब 600 सोचोगे तो 500 आएंगे। समझ रहे हो ना? नहीं समझे? फंडा एकदम क्लियर है। बायोलॉजी में तुम्हें कितने लाने हैं? 360 में 300। अब उसका तरीका क्या है? दिन में होते 24 घंटे ही, गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो जो बायोलॉजी यहाँ पढ़ेंगे वो यहीं पढ़ेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे, घर के लिए रिवीजन नहीं रखेंगे। समझे? 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री घर में पढ़नी है। समझे? नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। अब कहोगे बायोलॉजी, जब 3 घंटे पढ़ के थक जाओ तो रंग बिरंगे चित्र देख लेना। बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, है ना? अभी भी बच्चे ही हो तो देख लेना बस। तो जैसे ही तुम, मुझे लगता है जैसे ही तुम मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर देखोगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही तुम ये चैप्टर देखोगे यहाँ पर, तो जैसे ही तुम्हारे सामने ये पहला पेज आएगा तो फिर तुमको तुरंत का तुरंत, जैसे आज आपने ये पढ़ा है तो आज मैंने अंडरलाइन कराया, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, विविपेरस करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है, इंसेमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, गेस्टेशन होता है, पार्चुरेशन होता है, और प्यूबर्टी बताया है, और मेल में स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड एज में भी होता है, और फीमेल में स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड एज में भी होता है, फीमेल में ओवम फॉर्मेशन 50 ईयर पे रुक जाता है, और मेल में पेल्विस सीजन में होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 4 पार्ट हैं। ये तुम्हें आज जाकर के घर में देखोगे तो तुरंत 10 सेकंड में सब कुछ दिख जाएगा।
लेकिन आपने आज पढ़ा और उसको कॉपी बंद करके आज नहीं खोला, जाके देखना है केवल। नहीं देखा, 10 दिन बाद खोलोगे तो फिर तुमको केवल ये लाइनें दिखेंगी, इसके अंदर क्या है वो दिखेगा। फिर से तुमको पढ़ना पड़ेगा ऐसे, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस रिप्रोडक्टिव एंड, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुबह शाम दोपहर जब आपको टाइम मिले फिजिक्स की क्लास में बैठे, एनसीईआरटी बैग में जरूर रहे। नहीं समझे? कभी किसी से मोहब्बत की है? मम्मी से मोहब्बत नहीं करी है? जितनी मम्मी से मोहब्बत करते हो ना उतनी एनसीईआरटी से कर लो। आपको मम्मी से कब प्यार करना छोड़ दें, नहीं, मम्मी के लिए एनसीईआरटी से मोहब्बत कर लो। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों बुक्स को अपने पास 24 घंटे रखना है। आंख खुले तो जितना पढ़ाया है उतना डेली देखना है। करते हो? ठीक। सुबह और शाम फिजिक्स केमिस्ट्री बचे हुए काम में, बचे हुए टाइम में देखनी है। समझ लो? 3 घंटे फिजिक्स 3 घंटे केमिस्ट्री, या 2.5 घंटे फिजिक्स 2.5 घंटे केमिस्ट्री क्लास के अलावा। बायोलॉजी को सोने के तुरंत बाद, सोने के तुरंत पहले और उठने के तुरंत बाद। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर तो कह रहे हैं सोने के बाद और उठने के पहले नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह उठे, सर के पास किताब रखो, उठे, जितना बताया, जैसे आज 1 पेज पढ़ाया तो अभी 1 पेज देखना, कल 2 पेज हो गए तो परसों 2 पेज देखना, फिर 3 पेज हो जाएंगे, फिर 3 पेज देखना। देखना केवल, नहीं बोले मैं तो अपना दिन एनसीईआरटी देखकर शुरू करता हूं। नहीं समझे? और कितने दिन करना है? केवल 364 दिन। ठीक है ना? 65वें दिन नीट हो जाए, उठाकर फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मम्मी से मोहब्बत कर लेना। तब तक मम्मी का प्यार एनसीईआरटी के लिए बांट लो। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वंशिका, वंदना, अनम, अश्विनी, प्रियांशु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंतसा, कृष्णा।